हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और अब हम आपके 12th क्लास का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं। और 12th क्लास में आपके जो फर्स्ट नंबर की बायोलॉजी में जो फर्स्ट नंबर की यूनिट है, इकाई है, वो है रिप्रोडक्शन, जनन। और उसमें 4 चैप्टर दे रखे हैं, जिनमें से हम बॉटनी में एक चैप्टर पढ़ेंगे और वो है चैप्टर नंबर 2। सेकंड नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इट मीन्स पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर? तो 12th क्लास में जो है अब आपको इसको थोड़ा अच्छी तरीके से ढंग से हैंडल करना है, क्योंकि ये बोर्ड में भी है प्लस आपके नीट में तो इसका महत्व है ही है, यानी सिलेबस में है। क्लियर? तो ये लीजिए, अब हम यहाँ इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सबसे पहले शब्द दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, जनन की बात कर रहे हैं। जनन, जनन क्या है? तो ध्यान देंगे, जनन एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी जीवों में संपन्न हो रही है प्रक्रिया। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है और इस जैविक प्रक्रिया में जो जीव जो है, जीव अपनी ही जैसे या अपनी ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है। ओके, यानी जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, जीवों में होने वाली वो प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे नए जीव को या अपने ही समान नए जीव को क्या करता है? उत्पन्न करता है, जिसे हम संतति कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। क्लियर? अब ये तो हो गई इसकी परिभाषा। आखिर जनन जो है जीवों का परिभाषित गुण है या नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ध्यान देंगे, जनन जो है जीवों का परिभाषित गुण नहीं होता है, निश्चित गुण नहीं होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन लगभग सभी जीवों के द्वारा जनन किया जाता है। लगभग सभी जीवों के द्वारा क्या किया जाता है? जनन किया जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, 11th क्लास का फर्स्ट नंबर का चैप्टर जो लिविंग वर्ड है उसमें आप पढ़ चुके हैं कि जो श्रमिक मधुमक्खी जो है या खच्चर जो है वो जनन नहीं कर सकते। क्लियर? तो जनन जो है एक लक्षण है। जनन क्या है यहाँ पर? जनन जो है जीवों का क्या है? लक्षण है। लेकिन ध्यान देना, ये निश्चित गुण नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है या परिभाषित गुण नहीं है। क्लियर? और अगला पॉइंट, क्या जीवों के लिए जनन अनिवार्य होता है? तो नहीं, जीवों को जीवन यापन के लिए जनन अनिवार्य नहीं होता है। ध्यान देना, जीवों के लिए जनन अनिवार्य नहीं है, लेकिन इस पृथ्वी पर किसी जाति की सांतत्यता या उसकी जाति को लगातार बनाए रखने के लिए जनन क्या होता है? आवश्यक होता है। तो जनन जो है किस चीज़ के लिए अनिवार्य है? जनन अनिवार्य है इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर जातियों की निरंतरता के लिए। जाति की किसके लिए? निरंतरता के लिए जनन क्या होता है? आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। अगर जीव जनन करना बंद कर देंगे तो कुछ समय बाद इस पृथ्वी पर जीव नहीं होंगे।
आ गया समझ में? तो ध्यान देना, अगर कोई जीव जनन नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा, नहीं। जनन जो है वो पृथ्वी पर जातियों की निरंतरता के लिए ज़रूरी है पृथ्वी पर, क्योंकि लंबे समय तक ये जो जीवन बना रहता है ये किसके कारण है? जनन के कारण। क्लियर? अब हम बात करते हैं जनन के प्रकार। तो यहाँ आपके एनसीईआरटी में जनन के 2 प्रकार दे रखे हैं जो आप पहले नंबर के चैप्टर में पढ़ लेंगे। क्लियर? पहला है अलैंगिक जनन, जिसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन, जिसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? जनन के 2 प्रकार, किस आधार पर? युग्मकों का निर्माण एवं संलयन यानी निषेचन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तथा ध्यान देना तथा ओके इस जनन में कितने जीव भाग ले रहे हैं। एक जीव भाग ले रहा है या एक से अधिक जीव भाग ले रहे हैं, 2 जीव भाग ले रहे हैं, इसके आधार पर। ओके, जनन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें, यहाँ पर किसकी बात करें? अलैंगिक जनन की अगर हम यहाँ बात करें तो अलैंगिक जनन में एक ही जनक, ध्यान देना, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक अपनी जैसी ही नए संतान की या नए जीव की क्या कर देता है? उत्पत्ति कर देता है, जनन। क्लियर? जनन के द्वारा। तो सामान्यतया अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक हो सकते हैं। अगर वो 2 जनक हैं तो दोनों विपरीत लिंग वाले होंगे, अपोजिट सेक्स वाले होंगे। क्लियर? यानी एक उनमें नर के समान काम करेगा और दूसरा उनमें किसके समान काम करेगा? मादा, यानी मेल एंड फीमेल। क्लियर? या ये भी कैसा हो सकता है? एक जनकीय हो सकता है, यानी केवल एक जनक भाग ले, और एक जनक भाग लेगा तो उस जनक को कैसा होना पड़ेगा? द्विलिंगी होना पड़ेगा, यानी नर और मादा यानी दोनों प्रकार के युग्मक वो खुद ही उत्पन्न करेगा। लेकिन अधिकांश अवस्था में क्या है कि इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? 2 जनक भाग लेते हैं। क्लियर? तो ये है लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में एक छोटा सा अंतर कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, लैंगिक जनन में कितने? देखिए सामान्यतया 2 जनक, और दोनों जनक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? देखिए 2 जीव जो होते हैं वो यहाँ कैसे होते हैं? वो विपरीत लिंग, अपोजिट सेक्स वाले होते हैं। एक मेल है और दूसरा क्या है? फीमेल है। क्लियर? या फिर अगर सिंगल पेरेंट होगा, एक जनक होगा, तो वो कैसा होगा? बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होगा, यानी उसमें मेल एंड फीमेल दोनों उपस्थित होंगे। क्लियर? आप अच्छी तरह से जानते हैं कई बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, द्विलिंगी पुष्प भी होते हैं, और द्विलिंगी जीव भी होते हैं, जंतु भी होते हैं। क्लियर? हाँ, तो ये लीजिए। इसके अलावा ध्यान देना, यहाँ युग्मकों का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान देना, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अधिकांशतः नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होगा। युग्मकों का क्या होता है? यहाँ पर निर्माण होता है। आपने शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म और एग का नाम सुना होगा, वो क्या कहलाते हैं? युग्मक कहलाते हैं। आगे समझ में? यहाँ युग्मकों का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देंगे युग्मकों का संलयन नहीं होगा, वो युग्मक मिलेंगे नहीं, वो युग्मक संलित नहीं होंगे, युग्मकों का संलयन नहीं होगा।
जबकि यहाँ पर युग्मकों का निर्माण भी होता है एवं युग्मकों का क्या होता है, संलयन भी होता है। ये आगे चल के हम सब के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि युग्मक क्या हैं, युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, ये मिलते किस तरीके से, पूरी प्रक्रिया अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। लेकिन अभी थोड़ा सा हम अंतर देख रहे हैं। नो डाउट आप पहले नंबर के चैप्टर में इन चीज़ों को पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे। क्लियर? हाँ, फिर भी एक रिवीजन के तौर पे। क्लियर? तो और ध्यान देंगे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन 11th क्लास में पढ़ा होगा। कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। और यहाँ पर अर्धसूत्रीय विभाजन उपस्थित होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्रीय विभाजन उपस्थित होता है। लैंगिक जनन के साथ जुड़ा हुआ है अर्धसूत्रीय विभाजन। क्लियर? तो यहाँ अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है? उपस्थित होता है। यह अर्धसूत्रीय विभाजन अनुपस्थित होने के कारण क्योंकि विभिन्नताएं सामान्यतया नहीं होती हैं। संतति में विभिन्नताएं सामान्यतया नहीं होती हैं, यानी वो जनकों के क्या होते हैं? समान होते हैं। वो जनकों के क्या होते हैं? समान। और उस केस में हम संतति को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। वो आनुवंशिक रूप से और आकार के रूप से जनकों के समान होती है। अलैंगिक जनन में संतति आनुवंशिक रूप से और आकार के रूप से एकदम समान होती है। उस केस में उसे हम क्या कहते हैं? क्योंकि क्लोन कहते हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो आप जानते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर की घटना घटित होती है। रिकॉम्बिनेशन, जिसे पुनर्योजन भी कहते हैं, वो उसकी घटना घटित होती है, जिसके कारण संतति में क्या आ जाती हैं? विभिन्नताएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या उपस्थित होती हैं? विभिन्नताएं होती हैं। क्लियर? और ये अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो सरल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सरल प्रक्रिया है। और इसमें देखिए अल्प समय में या कम समय में संपन्न हो जाती है। ओके, जबकि ये प्रक्रिया जो है ये यहाँ पर जटिल प्रक्रिया है और समय यहाँ इसमें क्या लगता है? अधिक लगता है। ओके, ऐसा नहीं है कि हमेशा, लेकिन तुलनात्मक रूप से। जैसे अगर आप जानते होंगे कि इकोलाई जो है उसमें अलैंगिक जनन यानी फिजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। 20 मिनट में इकोलाई में जनन हो जाता है। जबकि अगर अब हम यहाँ बात करें, ओके, नर की बात करें, या सॉरी नर नहीं, मानव की बात करें, तो 20 मिनट में क्या यहाँ नया जीव उत्पन्न हो सकता है? असंभव। ओके, 9 से 10 महीने की प्रक्रिया होती है पूरी, जो टाइम टेकिंग प्रक्रिया होती है। अगर हम पादपों में भी अगर बात करें, गेहूं क्या 20 मिनट में उत्पन्न हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी भी फसल की बात कर लीजिए। आ गया समझ में? तो ये है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये अधिकांशतया अलैंगिक जनन जो है अधिकांशतया निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। कैसे में पाया जाता है? निम्न श्रेणी के जीव। और अधिकांशतया सरल जीव जो होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स जो हैं, ओके, मोनेरन्स के जो सदस्य हैं, उनमें क्या पाया जाता है? सामान्यतया अलैंगिक जनन होता है। आपने प्रोटिस्टा पढ़ा होगा, उसमें भी ओके अलैंगिक जनन होता है। आ गया समझ में? और जो यहाँ लैंगिक जनन की बात हो रही है, अलैंगिक जनन कवकों में भी होता है। लैंगिक जनन सामान्यतया उच्च श्रेणी के जीवों में या जंतुओं में और पादपों में पाया जाता है। जैसे कि स्तनधारियों की बात करें, पक्षियों की बात करें, एंजियोस्पर्म्स यानी आवृतबीजी पादपों की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें, ओके, फर्न टेरिडोफाइट्स की बात करें, इनमें ब्रायोफाइट्स में, इन सब में क्या पाया जाता है? यहाँ पर लैंगिक जनन पाया जाता है। कई ऐसे जीव हैं जिनमें अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन दोनों ही होते हैं। क्लियर? तो ये सामान्यतया उच्च श्रेणी के जीवों में यानी जंतुओं और पादपों में मिल रहा है। उच्च श्रेणी के यानी, क्लियर? तो ये लीजिए, हमने यहाँ पर ओके थोड़ा लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है थोड़ा बहुत। देखिए, तो आप इसे
एज इट इज चाहें तो लिख सकते हैं, वरना पहले चैप्टर में आपको ये पढ़ा दिया जाएगा या पढ़ लिया होगा। क्लियर? ये लीजिए। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? लैंगिक जनन। तो थोड़ा सा लैंगिक जनन के बारे में और पढ़ते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, लैंगिक जनन की बात करें, तो लैंगिक जनन जो जितने भी जीव हैं जिनमें भी लैंगिक जनन होता है, यानी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में कुछ घटनाएं जो घटित होती हैं, ओके, और जो प्रक्रियाएं होती हैं वो समान होती हैं। तो लैंगिक जनन के दौरान होने वाली सभी घटनाएं, ओके, लैंगिक जनन के दौरान घटित होने वाली सभी घटनाओं को आपके पहले नंबर के चैप्टर में कितने भागों में बांटा हुआ है? 3 भागों में बांटा हुआ है। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं, निषेचन पूर्व होने वाली घटनाएं, ओके। और फर्टिलाइजेशन, क्लियर? फर्टिलाइजेशन एक स्टेप है लैंगिक जनन में। निषेचन 2 युग्मक, नर और मादा युग्मकों के मिलने की जो पूरी प्रक्रिया है और उससे जो, ओके, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। क्लियर? युग्मक बन गए, नर युग्मक और मादा युग्मक, और फिर उनको क्या करना पड़ेगा? स्थानांतरित करना पड़ेगा मिलने के लिए। तो ये 2 घटनाएं तो किस में आ जाती हैं? निषेचन पूर्व में युग्मकों का निर्माण, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। आगे समझ में? और फर्टिलाइजेशन जो है निषेचन। क्लियर? और निषेचन के बाद जो होने वाली घटनाएं भी होती हैं, ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं, यानी ओके, हम ये कहें लैंगिक जनन में एक घटना घटित होती है निषेचन, यानी नर और मादा युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। उससे पहले जो घटनाएं घटित होती हैं और उसके बाद जो घटनाएं घटित होती हैं, इस तरह ओके, लैंगिक जनन के दौरान जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सब घटनाओं को कितने भागों में बांटा हुआ है? ओके, निषेचन से पूर्व घटित होने वाली घटनाएं, यानी युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का स्थानांतरण 2, निषेचन यानी नर और मादा युग्मकों का मिलना, और तीसरा है निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं हैं, जैसे जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज जिसे कहते हैं, और फिर भ्रूण का भी निर्माण। तो ये सब निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं हैं। क्लियर? आ गया समझ में? तो जो लैंगिक जनन हम पादपों में पढ़ेंगे उसे इन 3 बड़ी हेडिंग्स में पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी में ये 3 बड़ी हेडिंग दी भी हैं, ओके। पहले नंबर के चैप्टर में भी दे रखी हैं और दूसरे नंबर के चैप्टर में भी दे रखी हैं। क्लियर? तो ये लीजिए, अब यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत लैंगिक जनन की बात कर ली है, तो अब इस संदर्भ में अब हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अब हमारे इस चैप्टर में जो नाम लिया था हमने, नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब हमने लैंगिक जनन की थोड़ी बहुत तो बात कर ली, जनन की थोड़ी बहुत बात कर ली। अब हम बात करना चाहते हैं पुष्पीय पादपों की, यानी फ्लावरिंग प्लांट की। तो ये लीजिए, थोड़ा बहुत पुष्पीय पादप, ओके, जिन्हें यहाँ पर हम आवृत आवृतबीजी पादप भी कहते हैं, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म।
ओके, या फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? तो आवृतबीजी आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, और 11th क्लास में यानी जो 3rd नंबर का चैप्टर है प्लांट किंगडम, और उसमें लास्ट में जाकर के जो दे रखा है वो आवृतबीजी दे रखे हैं, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं। आवृतबीजी अगर पादपों की हम बात करें तो इन पादपों का जो लक्षण होता है, इनमें फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। ये बीज जो हैं इनके आवृत होते हैं, ढके हुए होते हैं। क्लियर? आगे समझ में? तो यहाँ अगर हम बात करें, इनके बीज जो हैं वो फल भित्ति से ढके हुए होते हैं। किससे ढके हुए होते हैं? फल भित्ति से ढके हुए होते हैं। आपने 11वीं क्लास में मॉर्फोलॉजी में ओके यानी आकार की वाले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आकार की वाला जो चैप्टर है, उसमें एक आम का चित्र दिया हुआ है, और उसमें केंद्र में देखिए उसका बीज, जिसे हम सामान्य भाषा में कई बार गुठली भी बोलते हैं। ओके, तो बीज है और जो कूदेदार और उसका जो छिलका है वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं? फल भित्ति। तो ढका हुआ है, इसलिए शब्द आ रहा है आवृतबीजी, यानी इसमें सामान्यतः इस संरचना से या पुष्पों से हम किसको पहचान लेते हैं? आवृतबीजी को पहचान लेते हैं। इसके अलावा इनमें किसका निर्माण होता है? पुष्पों का निर्माण होता है, जिनके आधार पर हम इन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। क्लियर? तो ये लीजिए, अब हम चलते हैं एक आवृतबीजी पादप की अगर हम संरचना बनाएं तो ध्यान देंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी? रूट, मूल जिसे आप कह रहे हैं। क्लियर? ये इसका एरियल पार्ट है, वायवीय भाग है जिसे आप शूट कहते हैं, और सामान्य भाषा में इसे आप स्टेम या तना भी कह सकते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं ओके, वायवीय भाग में अगर एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो सामान्यतया क्या पाई जाती हैं? पत्तियां पाई जाती हैं। क्लियर? क्या पाई जाती हैं? पत्तियां पाई जाती हैं। और ओके, इनमें कुछ स्थानों पर पुष्प भी लगे होते हैं, कुछ स्थानों पर कलिकाएं भी होती हैं। आगे समझ में? तो ये लीजिए, फल भी होते हैं, बीज भी होते हैं इनमें। तो ये इसमें क्या है? पुष्प। ओके, और ये लीजिए, इसमें फल भी बना दिया जाए। इसको आप फल कह सकते हैं, फ्रूट क्या कह सकते हैं, होता ही है। और उसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये फ्लावर है, पुष्प। ओके, इसके अलावा ये हरे रंग की जो हैं ये पत्तियां, सॉरी हरे रंग की क्या, चौड़ी और चपटी संरचना जो है, इसे आप लीव्स यानी पत्तियां, और ये कक्षस्थल का, और ये तना है। ओके, इस तरह ये पूरी संरचना होती है जिसके आधार पर आप सामान्यतः एंजियोस्पर्मिक प्लांट को पहचानते हैं। अब ध्यान देना, ओके, अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो जो एक एंजियोस्पर्मिक पादप है उसमें जड़ मिल रही है, तना मिलता है, पर्ण होती है। क्लियर? और एक पुष्प है। इनमें से ये तीन जो संरचनाएं हैं ये इसके कायिक भाग कहलाते हैं। कौन से भाग कहलाते हैं? कायिक भाग कहलाते हैं। और जो पुष्प जो है ये इसका जननिक भाग कहलाता है। इट मीन्स ये जनन का स्थान होता है, यानी लैंगिक जनन जो होता है पादपों में, ओके,
उसका स्थान कौन होता है? लैंगिक जनन का स्थान पुष्प होता है। क्लियर? तो अब सीधी सी बात है, आपको पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है, तो अब आपको किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? पुष्प के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हमें जड़ के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तना के बारे में, पर्ण के बारे में, क्योंकि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो कहाँ होता है? पुष्प में होता है। इसलिए अब हम चलते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्प के बारे में। आपके एनसीईआरटी में फ्लावर को ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, फैसिनेटिंग टर्म है, इंग्लिश में है, इट मीन्स आकर्षक अंग। ओके, इसे क्या कहा गया है? एक आकर्षक अंग कहा गया है। तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर गुलाब का पादप है तो उसमें से आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? गुलाब। अगर गेंदे का पादप है तो उसमें से सबसे ज़्यादा गुलाब का पुष्प। और अगर गेंदे का पादप है तो उसमें से क्या अच्छा लगता है आपको? गेंदे का पुष्प। ठीक है। अगर कमल का पादप है तो उसमें से आपको क्या अच्छा लगते हैं? कमल का पुष्प। तो ये सीधी सी बात है, आपके दे रखा है कि ये कैसा होता है? एक आकर्षक अंग होता है पादप का। क्लियर? अगला पॉइंट ध्यान देना, जो पुष्प है उसके हम यहाँ पर पहले पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। किसके बारे में? पार्ट्स के बारे में, कि कौन कौन से इसके भाग होते हैं, एक इसकी संरचना जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये लीजिए, ये इसका केंद्रीय भाग होता है, पुष्प के सेंटर में जो उपस्थित होता है। ठीक है। और इस पूरे भाग को कहें तो इस पूरे भाग को कहा जाता है जायांग। ठीक है। इंग्लिश में आप लिखते हैं इसे गाइनोसियम। इसे मादा जननांग भी कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा पुष्प में और भी संरचनाएं होती हैं। आ गया समझ में? और इन संरचनाओं को, इनको कहा जाता है पुमंग। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट कहा जाता है। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी नर जननांग। क्लियर? और इसके अलावा इसमें रंगीन, सामान्यतया रंगीन संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। जिन्हें आप दलपुंज कहते हैं, यानी कोरोला। क्लियर? और इसके बाहर आपको हरे रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं। ओके। और उन्हें आप बाह्य दलपुंज, उन्हें आप
बाह्य दलपुंज कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाए तो इसे कैलिक्स कहा जाता है। क्लियर? और ये सभी संरचनाएं इस तरह इस एक मोटे भाग से, तुलनात्मक रूप से मोटा है, जिसे पुष्पासन कहा जाता है, थैलेमस कहा जाता है, रिसेप्टिकल कहा जाता है। देखिए ये सभी संरचनाएं कहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं? पुष्पासन से जुड़ी हुई होती हैं। आ गया समझ में? और ये पुष्प वृंत होता है जो सामान्यतया देखिए तने से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? हाँ, तो ये यहाँ ध्यान देंगे। ये संरचनाएं आप नॉर्मली 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम बात करेंगे। ध्यान देना, जो पुष्प हैं उसमें 4 पुष्पीय चक्र या पुष्पीय उपांगों के 4 चक्र पाए जाते हैं। पुष्पीय उपांगों के 4 चक्र। सबसे बाहरी चक्र को आप बाह्य दल पुंज कहते हैं, कैलिक्स, जो कि बाह्य दलों का समूह होता है। एक जो बाह्य दल होते हैं उनका समूह होता है, मिलकर के क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? बाह्य दल। इसके अंदर वाले चक्र को दलपुंज कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है, जो कि सामान्यतः रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो ये भी पेटल्स यानी दलों का चक्र होता है, समूह होता है, जिसे क्या कहा जा रहा है? दलपुंज। क्लियर? इस एक को दल कहा जाएगा और ये दलों का क्या है? समूह यानी पुंज है। इसके बाद अगला चक्र जो आता है वो है पुमंग या एंड्रोसियम जिसे कहते हैं। तो इसे एक संरचना की बात करें तो इसे स्टेमेन कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। स्टेमेन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुंकेसर कहा जाता है। ओके, तो कई पुंकेसर, एक पुष्प के जितने भी पुंकेसर होते हैं वो सभी मिलकर के पुमंग यानी एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। और अगर हम बात करें सेंटर में, लास्ट में, केंद्र में, जो पुष्प के केंद्र में जो संरचना उपस्थित होती है उसे क्या कहा जा रहा है? जायांग कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जायांग, जो कि सामान्यतया जिसकी इकाई कार्पल या अंडप होती है। क्या होती है? कार्पल या अंडप जिसकी इकाई होती है। तो एक पुष्प के जितने भी कार्पल हैं, चाहे वो 1 हो और चाहे वो 1000 हों, देखें जितने भी हों, 10, 20, 50, जितने भी कार्पल हों, वो सब मिलकर के क्या कहलाएंगे? जायांग या गाइनोसियम, जिसे मादा जननांग भी कहा जाता है। ओके, तो ये पुष्पीय उपांग हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये रूपांतरित पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? ये रूपांतरित पत्तियां ही होती हैं। क्लियर? आपने 11th क्लास में पुष्प की परिभाषा में पढ़ा होगा। पुष्प की परिभाषा है यह रूपांतरित प्रैरोह शीर्ष होता है, मॉडिफाइड सूट होता है। क्या होता है? रूपांतरित प्रैरोह शीर्ष। पुष्प की परिभाषा, पुष्प एक रूपांतरित प्रैरोह होता है या रूपांतरित प्रैरोह शीर्ष जिसे कहते हैं। क्लियर? इस संरचना को आप पुष्प वृंत कहते हैं। क्लियर? तो पुष्प की अगर हम परिभाषा की अगर हम बात करें तो पुष्प जो है देखिए रूपांतरित प्रैरोह होता है, मॉडिफाइड सूट, तो ये सामान्यतया ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें ये क्या है? मॉडिफाइड सूट, रूपांतरित प्रैरोह है। रियली में एक बात बताइए, क्या पुष्प में जिस दिन से उसका पुष्प नहीं, पादप में, पादप जिस दिन से अंकुरित होता है क्या उसी दिन पुष्प आ जाते हैं? नहीं, उसमें कुछ समय के बाद पुष्प आते हैं। शुरुआत में उसकी शारीरिक वृद्धि होती है जिसे हम कायिक वृद्धि कहते हैं, और उसमें सामान्यतया सूट ओके कायिक प्रैरोह शीर्ष होता है, जो एक निश्चित समय के बाद ओके उसमें हार्मोनल और संरचनात्मक, हार्मोन्स में भी चेंज होते हैं, संरचना भी चेंज होते हैं, और फिर वो जननिक प्रैरोह शीर्ष में यानी रिप्रोडक्टिव
सूट में बदल जाता है, रिप्रोडक्टिव सूट में यानी जननिक प्रायरोह में बदल जाता है। और जैसे वो जननिक प्रायरोह में बदल जाता है तब वो या पत्तियां या शाखाओं का निर्माण ना करके क्योंकि कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये रियली में रूपांतरित पत्तियां होती हैं। तो इसलिए पुष्प को क्या कहा जा रहा है, मॉडिफाइड सूट, रूपांतरित प्रायरोह। क्लियर। तो यहाँ पुष्प के 4 भाग दिखाए हुए हैं, ठीक है, जिनमें से अगर इन 2 भागों की बात करें तो इन्हें सहायक अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहायक अंग या अनिवार्य अंग कहा जाता है। ये हो या ना हो, पुष्प का उद्देश्य क्या है, लैंगिक जनन। पुष्प का उद्देश्य क्या है, लैंगिक जनन। तो ये हो या ना हो तो भी लैंगिक जनन होगा। और पुष्प के अनिवार्य भाग कौन से हैं, तो ये पुष्प के अनिवार्य भाग, ये दोनों भाग पुष्प के क्या कहलाते हैं, अनिवार्य भाग कहलाते हैं। कौन से, ठीक है, पुमंग और जायांग, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ओके, ये पुष्प में अनिवार्य भाग कहलाते हैं, असेंशियल पार्ट हैं। उसका रीजन जो है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जनन में भाग लेते हैं, इन दोनों से यानी नर तथा मादा युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर। तो ये लीजिए, अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये नर जननांग, मादा जननांग, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जनन से संबंधित संरचनाएं पढ़ेंगे, उनमें युग्मकों का निर्माण कैसे होता है, संरचनाएं किस प्रकार की हैं, किस प्रकार निषेचन होता है, किस प्रकार जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर। ओके।